गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। खुद आप देखो आयनाइजेशन का मतलब ही क्या होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी, हीट एनर्जी एंथैल्पी एक ही बात है। आयनाइजेशन का मतलब होता है आयंस में बदलना। ठीक है, अब आयन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। अब ये आयंस में कोई भी सब्सटेंस क्यों जाता है ये सब हम आपको बताने वाले हैं। देखो सोडियम होता है 11, फर्स्ट सेल में A281, इसके पहले सेल में 2 है, दूसरे के अंदर 8 है, तीसरे के अंदर KLM, M में कितने चाहिए आप बताओ? 8 चाहिए, लेकिन है कितना? 1। यानी कि इसको कितने चाहिए? +7। यानी कि अगर ये अपने इस ऑक्टेट को, ऑक्टेट का मतलब 8, फर्स्ट वाले को बोलते हैं ड्यूप्लेट, अगर ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन इसको ऐड करने चाहिए। दूसरा ये हो सकता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन K में अगर 2 है, इसमें 8 है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो क्या होगा? अगर 1 चला गया तो ये 1 खत्म होता है, फिर 8 बच गए तो भी ड्यूप्लेट ऑक्टेट पूरा हो गया। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। ठीक है, एक दूसरे से म्यूचुअल शेयरिंग भी कर सकता है। तो लूज करते हैं वो आमतौर पे मेटल्स होते हैं, गेन करते हैं वो आमतौर पे नॉन मेटल्स होते हैं। नोबल गैस होती है वो ना इलेक्ट्रॉन लूज करती है ना इलेक्ट्रॉन गेन करती है, मतलब वो क्या होती है? अनरिएक्टिव होती है। यानी उसको हम इनर्ट गैस इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करते हैं। अब ये चीज आप जब इसका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया तो इसका आउटलेट पूरा हो गया ये, तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी आपको देखनी है, लॉस की भी और गेन की भी। और जो कम के लिए हो रही हो वो पॉसिबल उसके अंदर होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अपने आप निकल जाता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन गेन के अंदर होता है, तो आपको देखना है कम किस में हो रहा है वही होगा। लॉस का आज बात करेंगे तो जैसे अपने पास पोटेशियम होता है 19, 2881, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मैग्नीशियम हमारे पास होता है 12, 282, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम होता है 13, 283, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन भी लूज हो सकता है, 2 भी और 3 भी। तो 1 होता है तो इस पे चार्ज +1 आएगा, 2 होता है तो +2 आएगा, ये आया तो +3 आएगा। लेकिन अब ये लूज कैसे होते हैं? जैसे ये न्यूक्लियस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसमें आपका क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसको हम, ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इजेक्ट आउट हो जाएगा। एनर्जी क्यों देंगे? क्योंकि ये न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, तो इन दोनों के बीच में फोर्स है, उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। उसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। लॉस के लिए यूज करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप और डी ब्लॉक एलिमेंट्स आमतौर पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, इसलिए उनके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए ही हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम आते हैं इनकी डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to eject electron from last cell, या लिख सकते हो most loosely bound electron। ठीक है, यानी कि जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे अपने पास सोडियम है, ये सॉलिड में होता है, इसको एनर्जी देंगे, ये गैस में आएगा, ऐसे लिख सकते हो लास्ट में, फ्रॉम द गैसियस एटम। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा वो गैसियस एटम से होगा, सॉलिड से नहीं होगा, क्योंकि आपके पास कोई भी मेटल है वो सॉलिड ही मिलेगा
उसको हीट करोगे वो लिक्विड में जाएगा, उसको और हीट करोगे वो गैस में जाएगा, उसको और हीट करोगे तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जैसे अपने पास सोडियम है, मैं पूरा दिखा देता हूँ, ये लिक्विड में गया, फिर सोडियम है आपका गैस में गया, और फिर अगर आपने एनर्जी दी तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर देगा। तो जो यहाँ से ये एनर्जी यूज हुई, ये एनर्जी यूज हुई, ये एनर्जी, तो यहाँ पर डेल्टा H1 मान लिया, ये डेल्टा H2 हो गया, ये डेल्टा H3 हुआ। ये तीनों एनर्जी जो आपकी होगी इन सबको सम कर देते हैं हम, डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, ठीक है। तो ये टोटल जो एनर्जी होगी यानी सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से आयन में जाने के लिए जो टोटल एनर्जी यूटिलाइज हुई उसको हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। जर्नल मेथड में मैं आपको बताता हूँ, ये कोई गैसियस एटम है, याद रखना गैसियस एटम से इजेक्ट आउट होती है एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा गैसियस से जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ, और इसको इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट हो गया जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसको क्या कहेंगे हम, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे सोडियम है ये तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मैग्नीशियम जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन करेगा, एल्यूमिनियम जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन करेगा। तो उस केस में क्या आयोनाइजेशन एनर्जी का चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। उसमें हम करते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम सॉलिड होगा, आप हीट करोगे मैग्नीशियम लिक्विड आया, और हीट करोगे तो आपका ये गैस आया, फिर आपने एनर्जी दी तो मैग्नीशियम पे +1 चार्ज आया, फिर आपने और हीट दी तो मैग्नीशियम पे आपका +2 चार्ज आया। तो इस यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए डेल्टा H1 बोल देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, डेल्टा H2 बोल देता हूँ। इनकी बात करते ही नहीं है हम कभी भी, वो क्या होते हैं, इनबिल्ट होता है, वो चीज़ सॉलिड से शुरू होती है हमेशा, आपको गैसेस से बात करनी है। तो मैग्नीशियम जो गैसियस एटम में है उसको आपने एनर्जी दी, उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और दूसरा दिया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया, यानी कि हमने 2 बार एनर्जी दी, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको, इनको बोलते हैं, जो फर्स्ट बार में दी इसको तो बोल देंगे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी कह दो। डेल्टा H2 को क्या कह देंगे, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तीसरे में क्या कह देंगे, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर मान लो जैसे एल्यूमिनियम है ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो एल्यूमिनियम के केस में क्या होगा, एल्यूमिनियम गैसियस जो होता है वो एल्यूमिनियम +1, एल्यूमिनियम +2 और एल्यूमिनियम +3। यहाँ पर ये पहला जो होगा डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3। तो जो पहली वाली है इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी, इसको थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इनको बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्या बोलोगे, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी, the enthalpy या energy when electron lose from most loosely bound electron remove from an isolated gaseous atom, if 2 electrons then successive ionization energy या second ionization energy, 3 हो तो थर्ड ionization energy तक हम उसको काउंट करेंगे। तो कहने का मतलब क्या होगा, सबसे लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना, सबसे लास्ट सेल को ही हम मोस्ट लूजली कहेंगे, क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लियस से सबसे दूर होती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है, इसलिए सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा तो आपका कहाँ से होगा, जैसे ये न्यूक्लियस है आपका, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें मान लो 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले जब आप एनर्जी दोगे तो सबसे पहले लास्ट सेल में, यानी कि सबसे मोस्ट लूज एनर्जी, इसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी दी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इजेक्ट हो गया। तो सबसे पहले मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा। अगर किसी के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, किसी के लास्ट सेल में जैसे मैग्नीशियम होता है उसके केस में 2 होते हैं तो उसको सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, एल्यूमिनियम के केस में 3 होगी तो उसको हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, और कलेक्टिव कहेंगे उसको सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, या फ्रॉम द लास्ट सेल, और किसी भी गैसियस एटम में, तो क्या बोलोगे, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन
या मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम, यानी गैसियस एटम से लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ से 3 फैक्टर याद रखने हैं। एक तो ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और लूज हमेशा लास्ट सेल का होगा, और फर्स्ट अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड होता है सेकंड, थर्ड होता है तो थर्ड, और इकट्ठे बोलते हैं तो उसको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हम उसको कहेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ से एक वर्ड भी ध्यान रखना, आयनाइजेशन, आयंस में बदलने के लिए। अब कहोगे सर आयन 2 होते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी में आप एक यूज कर रहे हो। कैटायन जो होता है ना, उसके केस में हम इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अगर एनायन बनता है उस केस में इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी डेफिनेशन थी आयनाइजेशन एनर्जी की। आगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम, और इसको हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में मेजर करते हैं भाई, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी यूनिट की इसकी जो एनर्जी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, 2 होता है उसको सेकंड बोलते हैं, 3 होते हैं तो उसको थर्ड आयनाइजेशन। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अभी जैसे मैग्नीशियम में 2 निकालना है तो पहला निकालेंगे तो फर्स्ट, दूसरा निकालेंगे तो सेकंड। एल्यूमिनियम में जैसे 3 चाहिए, पहले में फर्स्ट, दूसरे में सेकंड, तीसरे में थर्ड, तो उनको बोलते हैं कलेक्टिवली सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब ये जो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी है, ये आयनाइजेशन एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो फैक्टर्स आपको मैं समझा रहा हूं। ठीक है, किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। तो 5 फैक्टर होते हैं, तो उनमें से मैं 1 बाय 1 लेके चलता हूं। सबसे पहला जो होता है वो होता है साइज। क्या, एटॉमिक साइज। जो आपके पास एटॉमिक साइज होता है उसके हिसाब से आपको बताना है। साइज आप बता चुके हो, न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस होती है। तो साइज बढ़ने से घटने से आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको हमें बताना है। तो साइज बढ़ने से क्या होता है, ऐसे लिखोगे आप, साइज जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास साइज है वो आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर आपका साइज ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। कैसे होगी वो समझाता हूँ। देखो, कंपेयर करता हूं मैं सोडियम और पोटेशियम का। ये 11 होता है, ये 19 होता है। 2 8 1, 2 8 8 1। पहले वाले केस में ये न्यूक्लियस, यहाँ 2, यहाँ 8 और इसमें 1। दूसरे वाले में यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, फिर 8 और फिर 1। साइज किसका ज्यादा है, साइज पोटेशियम का ज्यादा है, क्योंकि 1 2 3 4 इसके नंबर ऑफ सेल 4 है, इसके 1 2 3 इसके नंबर ऑफ सेल 3 है। तो साइज इसका ज्यादा है। साइज इसका ज्यादा है तो ये डिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी, पोटेशियम की। ये डिस्टेंस किसकी ज्यादा कम होगी, सोडियम की। यानी कि साइज किसका ज्यादा हुआ, पोटेशियम का। तो न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस किसकी ज्यादा हुई, पोटेशियम की। ठीक है, अब जब पोटेशियम की ज्यादा हो गई है तो अब हम क्या देखते हैं, हम आपको एक पॉइंट समझाते हैं। देखो, पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच की सेपरेशन है R। तो कुलाम्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन के। तो ये हो गया न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये फैक्टर तो अफेक्ट कर नहीं रहा है। दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन। मीन्स ये आपने पढ़ा होगा 10th में, अगर चार्ज एक नजदीक रखे हैं तो उनके बीच का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, चार्ज दूर दूर रखे हैं तो उनका बीच का अट्रैक्शन कम होगा। तो यहाँ पर इनकी सेपरेशन ये R और ये R, इसकी जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। तो ये रेडियस अगर या डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स क्या होगा, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच के अंदर अट्रैक्शन इसके कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये सेपरेशन ज्यादा है और ये सेपरेशन कम है। तो याद रखना, जिस एलिमेंट का साइज ज्यादा है, जिस एलिमेंट का साइज ज्यादा है उसका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है।
डिस्टेंस ज़्यादा है तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब पोटाशियम और इसमें और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम रहेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना इसके कंपैरिजन में क्या रहेगा, आसान रहेगा। मतलब आपकी आयनाइजेशन एनर्जी इसके अंदर क्या यूज होगी, कम यूज होगी, और इसके अंदर ज़्यादा यूज होगी। तो समझ में आया कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो डिपेंड करता है साइज पे। साइज क्या होता है, न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस। अगर न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो जाता है तो उस लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है और हमें कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे साइज बढ़ता है तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। आए इस बात समझ में। तो पहला जो फैक्टर था वो क्या था, साइज था। तो क्या बताओगे, आपको 3 पॉइंट्स पे काम करना है। आपको ऐसे बोलना है, साइज पे डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी, तो आप बोलोगे व्हेन साइज इंक्रीज देन देयर इज डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस मीन न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, डिस्टेंस इंक्रीज तो अट्रैक्शन डिक्रीज, सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बता सकते हो। एक फैक्टर आपका कंप्लीट हुआ है। मैं अब इस फैक्टर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को लेकर बताता हूं, जब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आपको ऐसे देखना है, जैसे मैंने सोडियम और पोटाशियम का ही दिया था अभी। ठीक है, सोडियम और पोटाशियम आपको क्या देखना है, 11 ये 19, 2 8 1 2 8 8 1। इसका साइज ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इसका साइज ज़्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम। तो आयनाइजेशन एनर्जी लेस किसकी होगी, पोटाशियम की, और मोर किसकी होगी, सोडियम की। क्यों होगी कि साइज अगर ज़्यादा है तो न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उनमें अट्रैक्शन कम होगा, तो हम उस इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको पॉइंट्स को अच्छे से करना है। पहला जो फैक्टर था वो आपका मैंने समझा दिया, वो था साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है, न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस आपकी होती है वो डिस्टेंस अगर बढ़ती है तो अट्रैक्शन कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं ग्रुप और पीरियड में। डाउन द ग्रुप में जाते हो, साइज क्या होता है, इंक्रीज। अभी हमने क्या बताया, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, तो साइज अगर डाउन द ग्रुप में अगर डाउन द ग्रुप में जा रहे हो तो साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम। तो याद रखना आयनाइजेशन एनर्जी लेस। इसका मतलब डाउन द ग्रुप में आप जाते हो तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। अलोंग द पीरियड जाते हो, साइज क्या रहता है, सेम। क्या बढ़ता है, आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्या बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है यानी न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ता है। जैसे सोडियम है, और जैसे सोडियम के बाद आप मैग्नीशियम पे जाते हो, 11 12 2 8 1 2 8 2, तो इसमें 3 सेल, इसमें भी 3 सेल, सेल सेम है। इसका न्यूक्लियर चार्ज +11, इसका +12। अब ये चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ गया तो क्या हो गया, आपका आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि चार्ज बढ़ता है। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन। चार्ज बढ़ता है तो फोर्स बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस को ज़्यादा बाउंड करके रखेगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगी। अट्रैक्शन अगर ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा, आपका ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो पहला जो फैक्टर था साइज का वो आपका डिफाइन करता है। डाउन द ग्रुप में जाते हो साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होता है तो आपके पास न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है। डिस्टेंस बढ़ती है तो उनको आयनाइज जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना आसान हो जाता है, यानी कि कम एनर्जी रिक्वायर होगी और आपके आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो हर ग्रुप में डाउन द ग्रुप में जाओगे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। पीरियड में जाओगे साइज सेम, ये मैं पहले बता चुका था, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की अट्रैक्शन बढ़ गई, तो वो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा बाउंड करके रखता है, जिससे उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, यानी कि एनर्जी देकर हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। वो दूसरा फैक्टर आएगा, अभी मैं उसी को ही बता रहा हूँ, सेकंड फैक्टर। ठीक है, 3 फैक्टर आज बताऊंगा, बाकी आपको कल बताऊंगा। दूसरा जो फैक्टर है आपका वो है न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा फैक्टर क्या है, न्यूक्लियर
चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस, यानी कि जैसे न्यूक्लियस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैग्नीशियम में आ जाते हैं, इसमें 2, इसमें 8 और इसमें 1, इसमें 2। यहाँ पर सोडियम के लिए है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो न्यूक्लियर चार्ज +11। मैंने बताया था जो एटॉमिक नंबर उसका प्लस कर दो वही न्यूक्लियर चार्ज होगा, इसका प्लस होगा, ये मैग्नीशियम होगा। अब यहाँ पे चार्ज +11 है, यहाँ पर चार्ज +12, इसमें +11 है और इसमें +12 है। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन। ठीक है, तो चार्ज ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर चार्ज इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है। यहाँ पर अगर ज़्यादा है चार्ज तो इनके बीच की अट्रैक्शन इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। तो ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को बाउंड करके रखेंगे, तो ये क्लोजली पैक रहेगा, ये थोड़ा सा कम रहेगा, यानी इसमें अट्रैक्शन जो होगी वो लेस होगी, इसमें क्या होगी? मोर होगी। तो इसमें अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो अब हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो एनर्जी हमें यहाँ पर क्या देनी पड़ेगी? ज़्यादा देनी पड़ेगी, हाई। ठीक है, तो क्या बोलोगे? आयनाइजेशन एनर्जी, आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो क्या हुआ? बढ़ा। तो इसका मतलब ये लिख सकते हो न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, पहले फैक्टर में क्या था? आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। दूसरे में क्या आया है? आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। मतलब अगर न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ेगा, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी बढ़ेगी। तो इसका प्लस चार्ज अगर साइज सेम है, तो जैसे इसमें 281, इसमें 282, नंबर ऑफ सेल सेम है, साइज सेम है, इसके हिसाब से तो न्यूक्लियर चार्ज पे हम देखेंगे। यानी साइज अगर सेम होता है तो हम न्यूक्लियर चार्ज देखेंगे। इसको बिल्कुल शॉर्ट में समझो, चार्ज ऑन न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। अगर साइज सेम हो तो हम न्यूक्लियर चार्ज चेक करेंगे। न्यूक्लियर चार्ज कैसे चेक करेंगे? जितना एटॉमिक नंबर उसका जो पॉजिटिव होगा उसी को हम उसका न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। अट्रैक्शन बढ़ेगी तो वो टाइटली बाउंड रहेगा, टाइटली बाउंड रहेगा तो उसको निकालना मुश्किल रहेगा। निकालना मुश्किल का मतलब हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज के होती है। तो 2 फैक्टर बता दिए हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। अब एक फैक्टर और है, आज मैं 3 ही फैक्टर बताऊंगा इसके, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तीसरा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, एक होती है एग्जैक्ट हाफ फील्ड जो कि नाइट्रोजन की होती है, 1s2, 2s2, 2p3। 2p3 को देखते हैं तो 1 2 3, ये इसमें 6 आ सकते हैं, 3 है तो एग्जैक्ट क्या हो गई? एग्जैक्ट हाफ फील्ड। ठीक है, फुल फील्ड किसकी होती है? नोबल गैस की, जैसे मान लो नियोन की है, 1s2, 2s2, 2p6, 3 4 5 6, ये फुल फील्ड। ये एग्जैक्ट हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, ये स्टेबल होती है। क्या होती है? ये स्टेबल होती है। तो स्टेबल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। तो याद रखना, जो एलिमेंट एग्जैक्ट हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कंपेरेटिव टू अदर क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो जैसे हमारे पास है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? फुल फील्ड। क्या होती है? फुल फील्ड। ठीक है, और जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इस ग्रुप की सबकी क्या होती है? हाफ फील्ड। तो कहने का मतलब ये हुआ, इन ग्रुप में से अगर कोई एलिमेंट आ जाता है तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हमारी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो 3 फैक्टर बता दिए हैं आपको आज। आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी साइज चेक करो। नंबर 2,
आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। तीसरी होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये अगर एग्जैक्ट हाफ फील्ड और फुल फील्ड है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इन 3 फैक्टर को आप अच्छे से तैयार करोगे और आयनाइजेशन एनर्जी जो मैंने बताया उस वर्ड को तैयार करोगे। कल जो है वो 2 फैक्टर और पूरी इनऑर्गेनिक जो हमारी टेबल है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन हम आपको बताएंगे। थैंक यू।